आज जेनेटिक्स में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जेनेटिक्स में क्या क्या घटनाएं हुई शुरुआती स्टेज में, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन सभी बातों का धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ने से पहले जेनेटिक्स को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग है प्री मेंडलिज्म, दूसरा भाग है मेंडलिज्म और तीसरा भाग है पोस्ट मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म में मेंडल से पहले जेनेटिक्स के में क्या क्या कार्य किया गया, इस बातों पर ध्यान रखेंगे। मेंडलिज्म में मेंडल के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में हेरिडिटी के लिए मैकेनिज्म और उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से किया गया, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। पोस्ट मेंडलिज्म में मेंडल के बाद जो किया गया कार्य है, उस सारी बातों का ध्यान रखेंगे। तो मेंडल से पहले जेनेटिक्स में कुछ काम किए गए, कुछ साइंटिस्ट थे जो कि मेंडल से पहले इन पार्ट पर काम कर रहे थे। तो इन पार्ट्स पर जब वो काम कर रहे थे तो उस टाइम पर जो पुराने साइंटिस्ट थे उनका थ्योरी था कि किस तरह से वह लक्षणों की वंशागति होती है। उसके लिए थ्योरी था थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। मेंडलिज्म से पहले यानी कि मेंडल के किए हुए कार्य से पहले जो पुराने साइंटिस्ट थे उनका मानना यह था कि लक्षणों की वंशागति जो होती है पेरेंट से बच्चों में, वो ब्लेंडिंग होती है, यानी कि आपस में मिक्स हो जाते हैं। लक्षण पेरेंट्स के यानी कि माता के पिता के लक्षण मिक्स होकर क्या होती है, आगे जनरेशन में पहुंचता है। लेकिन इस थ्योरी को मेंडल ने, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी को मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के थ्योरी के द्वारा रिजेक्ट किया। जब हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आई तो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा प्री मेंडलिज्म में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। यहां से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। हमें उस भाग में ज़्यादा पढ़ना है, उस भाग के बारे में ज़्यादा जानकारी रखनी है जहां पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली हम लोग तैयारी कर रहे हैं नीट्स की प्रिपरेशन के लिए, तो नीट्स की प्रिपरेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उस पोर्शंस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगला भाग है मेंडलिज्म, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इस भागों को हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए मेंडलिज्म में की शुरुआत मेंडल के द्वारा किए गए कार्य से होता है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में इनहेरिडिटी के लिए क्या मैकेनिज्म होती है, और उन्होंने जो पोस्टुलेट दिए, जो नियम दिए, उन बातों का अध्ययन करते हैं। उससे पहले मेंडल के बारे में कुछ जीवनी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां से भी कभी कताल क्वेश्चंस नीट्स में आ जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया देश के हाइजेनडॉर्फ सिटी के साइलेसियागो में हुआ था। उन्होंने 1843 ईस्वी में मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लिया। मोनेस्ट्री को बोलते हैं मठ, जहां पर ऋषि मुनि या दुनियादारी को त्यागे हुए इंसान रहते हैं। फिर 1849 ईस्वी में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ बयाना भेजा गया। फिर 1853 ईस्वी में वो ये फिर से मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना आरंभ किया 1856 से 1857 में लगभग, और यहां से ये लगातार 1863 तक एक्सपेरिमेंट करते रहे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के बाद
एक जनरल में इसको छपवाया, जो कि एक साइंस जनरल थी और जर्मनी की जनरल थी। उस जनरल का नाम था नेचर फॉर स्कैंडर वेरियन। अब यहां से बच्चों नीट्स में क्वेश्चन आते हैं कि मेंडल ने जिस जनरल में अपना एक्सपेरिमेंट को छपवाया था, पब्लिश करवाया था, उस जनरल का क्या नाम था और वो जनरल कहां का था? तो यह जनरल थी जर्मनी की, और इस जनरल का नाम था नेचर फॉर स्कैंडर वेरियन। उस जनरल के अंदर मेंडल ने जो अपनी एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था वर्च्यू अबर फ्लेंजल हैब्रिडियन। चूंकि ये चूंकि ये जर्मन लैंग्वेज में इस जनरल को पब्लिश किया गया था, तो जनरल जर्मनी के द्वारा ही टाइटल दिया गया, तो जर्मन लैंग्वेज में टाइटल है वर्च्यू अबर फ्लेंजल हैब्रिडियन। यहां से भी बच्चों क्वेश्चंस आते हैं नीट्स में, तो इन बातों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब कई बार यह पूछ लिया जाता है कि ये तो जर्मन लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश में उसका नाम क्या रखा गया था, तो उस एक्सपेरिमेंट का, तो इस जनरल भाषा में, जर्मनी की भाषा में, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में जो उस एक्सपेरिमेंट का टाइटल दिया गया था वर्च्यू अबर फ्लेंजल हैब्रिडियन, उसका इंग्लिश अनुवाद होता है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यहां से भी बच्चों नीट्स में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी तक 3 बातें मैंने बताया जो नीट्स में क्वेश्चन आते हैं। पहली बात ये कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट छपवाया था वो कौन सा जनरल था, तो जनरल का नाम क्या था, नेचर फॉर स्कैंडर वेरियन। और उस जनरल के अंदर जो इनके एक्सपेरिमेंट के लिए टाइटल दिया गया था, उस टाइटल का नाम क्या था, वर्च्यू अबर फ्लेंजल हैब्रिडियन। और उस टाइटल का इंग्लिश अनुवाद जो है, ट्रांसलेशन होता है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, उस पब्लिकेशन का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। तो यहां पर 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने पिछले बार भी बोला इससे चंद मिनट पहले कि भैया कि जिस जर्नल में मेंडल का एक्सपेरिमेंट छपा था वह था वर्च्यू अबर फ्लेंजल हैब्रिडियन। उस एक्सपेरिमेंट का इंग्लिश अनुवाद होता है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन अनुवाद का, और वो जिस पब्लिकेशन के द्वारा छपाई की गई थी उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। यहां से नीट्स में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और यहां से क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए, तो हमें इन बातों को ध्यान रखना है। इस एक्सपेरिमेंट को जनरल में छपवाने के अलावा भी इनके जो समकालीन साइंटिस्ट थे कार्ल निगेली, उनके पास एक्सपेरिमेंट को भेजा गया था चेकिंग करने के लिए। चूंकि इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी तो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से चीज़ों के बारे में पता था नहीं इनको, तो इन्होंने अपने आसपास जो नज़दीकी साइंटिस्ट थे उनके पास भेजा गया कि भैया इसको चेक कीजिए, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या गलती हुई है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, मैंने किस प्रकार का काम किया, आप एक्सपेरिमेंट करके हमें बताइए चेक करके। तो उस साइंटिस्ट ने इन्हें जवाब दिया चेक करने के बाद। अब पता नहीं उनको ये सच्चाई पता चली या नहीं कि इतने बड़े जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है इनकी जो जितनी ज़्यादा वैल्यू है उनको उस टाइम पर पता चला या नहीं चला। तो उन्होंने इनको बोला कि जाइए ठीक है, आपने इस प्लांट पर काम किया है, एक और प्लांट पर काम कीजिए जिसका नाम, उस प्लांट का नाम था हिरेसियम। तो हिरेसियम प्लांट पर काम करने के लिए बोला गया और हिरेसियम प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था। और मेंडल्स के जितने भी थ्योरी लागू होती है, एक्सपेरिमेंट लागू होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर होती है। तो जब उन्होंने हिरेसियम पर काम करना आरंभ किया तो अंततः वो उन्हें उस प्रकार की रिजल्ट नहीं मिली जिस प्रकार के रिजल्ट मटर के पौधे पर उन्हें प्राप्त हुआ था। तो उन्हें लगा कि शायद मैंने कुछ गलती की, अचानक से ऐसा कुछ हो गया जिस प्रकार से ऐसी चीजें, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया। फिर ये एक्सपेरिमेंट लंबे समय तक छुपी रही, किसी ने इन्हें ना जाना ना पढ़ा। अंततः मेंडल की डेथ 1884 में किडनी डिजीज के कारण हो गई।
और उस डिजीज का नाम था ब्राइट डिजीज। एटीन 1884 में किडनी डिजीज के कारण इनकी मृत्यु हुई और उस डिजीज का क्या नाम था? ब्राइट डिजीज। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है नीट्स में, तो इन बातों को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेंडल्स की मृत्यु कब हुई थी और मेंडल्स की जो मृत्यु हुई थी किस किस प्रकार के डिजीज से हुई थी? तो ब्राइट डिजीज से हुई थी। और कहां हुई थी? तो किडनी में हुई थी। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मेंडल की एक्सपेरिमेंट खत्म हुई। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट का एंड किया था 1863 में और लगभग उसके बाद 37 साल तक यानी कि 37 ईयर तक इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा लोगों ने नहीं जाना और कुछ जो लोगों ने जाना उन्हें ये बातें समझ में नहीं आई। तो ये 37 साल तक दबी रही, यानी कि इसके मरने के 16 साल तक। 16 साल के बाद फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसके एक्सपेरिमेंट को देखा और देखने के बाद इनकी एक्सपेरिमेंट को फिर से पब्लिश कराया। उन साइंटिस्ट के नाम है मेंडल के डेथ के बाद फिर से 19 इयर्स में 3 साइंटिस्टों ने मिलकर इनके डिस्कवरी को वापस बताया। पहले साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस, जो जर्मनी के रहने वाले थे और मेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दूसरे साइंटिस्ट थे हुगो डे व्रीज, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे और इमरिंग प्राइमरोज पर काम कर रहे थे। तीसरे साइंटिस्ट थे एरिक बॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और डिफरेंट प्लांट्स पर काम कर रहे थे। इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर फिर से मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जीवित किया। मेंडल के द्वारा किए गए हिस्टोरिकल काम को दुनिया के सामने बताया। तो मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट को खत्म किया 1863 में। उसके रीडिस्कवरी की गई कार्ल कोरेंस, हुगो डे व्रीज, एरिक वॉन के द्वारा 1900 में। ये 37 साल तक जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट छुपे रहे, इनके कई कारण थे। ये किस लिए छुपे रहे? बच्चों इस बात पर ध्यान से देखना, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस नीट में आते हैं। इनका सबसे मुख्य और पहला कारण था कि वह उस टाइम पर कम्युनिकेशन सही नहीं थे, इतनी डेवलप नहीं थी। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट खत्म किया 1863 में और टेलीविजन मार्केट में पहली बार आई, यानी कि पहली बार डिस्कवरी हुई इसकी 1954 में या 53 में। इसी के अप्रोक्स सही हुआ था। तो तकरीबन टेलीविजन के डिस्कवरी होने से 100 ईयर पहले मेंडल ने जो कुछ बातें बताए तो उनकी पब्लिकली हर जगह पर उनको नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि कम्युनिकेशन सही ढंग से थे नहीं, जर्नल उतनी ज्यादा बिकती नहीं थी, हर जगह पर पहुंचाया नहीं जा सकता था, जिस वजह से इनके एक्सपेरिमेंट्स छुपे रहे। तो पहला मुख्य कारण यही था इनके एक्सपेरिमेंट्स को छुपे रहने का कि कम्युनिकेशन सही ढंग के उस टाइम पर नहीं थे। अगर कम्युनिकेशन सही ढंग का होता तो शायद उन्हें अपने किए हुए कार्य के लिए मरने से पहले पॉपुलैरिटी मिल जाती। दूसरा कारण था कि उन्होंने फैक्टर या एलिमेंट्स की बात की। उन्होंने कहा कि फैक्टर या एलिमेंट्स किसी कैरेक्टर को इनहेरिटेंस होने के लिए जिम्मेदार है। तो उस टाइम पर सेल्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं हुई थी,
लोग सेल्स को ढंग से नहीं जानते थे। अब सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी जाकर 1972 में हुई, ढंग से जो मेन कॉन्सेप्ट आया था फ्लूइड मोजेक मॉडल। अब देखिए 1963 या 1962 जिस टाइम पर सेल मेम्ब्रेन्स की डिस्कवरी हुई थी या उसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला था, उससे तकरीबन 100 साल पहले मेंडल जीन की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, फैक्टर की बात कर रहे हैं। जब सेल्स के बारे में डिटेल्स स्टडी नहीं हो पाई है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में रहने वाले डीएनए और डीएनए पर पाए जाने वाले जीन, उस जीन की बातें हो रही है। तो शायद उस टाइम के साइंटिस्टों को यह बात ढंग से समझ में नहीं आई कि एलिमेंट या फैक्टर क्या है, और इनके लिए मेंडल्स कोई फिजिकली प्रूफ भी नहीं दे पाए। तीसरा मेन रीजन यह था कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का यूज किया, जो उस टाइम के बायोलॉजिस्ट के लिए असहनीय और बिल्कुल एक अलग रूप था, जिस कारण से इनकी कॉन्सेप्ट्स सही ढंग से लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। तो ये 3 मेन रीजन थे। पहला रीजन मैंने बताया कि कम्युनिकेशन, दूसरा रीजन मैंने बताया एलिमेंट या फैक्टर, और तीसरा रीजन मैंने बताया मैथमेटिक्स का यूज। ये तीनों मेन रीजन है, और ये बात नीट्स के एग्जाम में पूछी भी जाती है कि बताइए, वहां पर क्वेश्चंस लिखे रहते हैं कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट इतने समय तक छुपी रही, इसका मेन रीजन क्या था। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कम्युनिकेशन, अगर दूसरी ऑप्शन आपको मिलती है एलिमेंट या फैक्टर, या तीसरी ऑप्शन आपको मिलती है मैथमेटिक्स का यूज, और चौथा ऑप्शन मिलता है ऑल ऑफ द दीज, तो हम लोग चौथा ऑप्शन टिक करके आएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नीट्स के एग्जाम में। पॉइंट्स आर रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल से पहले जिन साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स में काम किए, वो साइंटिस्ट उतने ज्यादा सफल नहीं हुए जितने कि मेंडल हुए। तो ये क्यों सफल हुए, किस कारण से सफल हुए? पहला इनका जो कारण था कि एक टाइम पर 1 या 2 कैरेक्टर्स का ही अध्ययन किया। इन्होंने एक बार में 1 या 2 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया, जिस वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। इनसे पहले जो साइंटिस्ट प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, वो एक बार में बहुत सारे कैरेक्टर्स को चुन लेते थे, जिस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती थी और अध्ययन में गड़बड़ी हो जाती थी। इन्होंने एक बार में 1 या 2 कैरेक्टर्स को ही चुना, जिस वजह से मेंडल्स सक्सेस हुए। दूसरा मेन रीजन था सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अब आप सभी को नहीं पता कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चुना। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को चुना था, जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? पायसम सटाइबम। उसको गार्डन पे भी कहते हैं। अब मटर के पौधे को चुनने से उन्हें फायदा क्या हुआ कि पहली बात ये कि मटर का पौधा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, और मेंडल्स की जितनी थ्योरी है वो किस पर काम करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट पर काम करता है। तो मटर का पौधा भी क्या था? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाला प्लांट। दूसरी बात कि मेंडल्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर पाए
क्योंकि मटर्स का लाइफ स्पान जो है बहुत कम होता है और मटर्स का कल्चर करना यानी कि उगाना भी इसका बहुत ही ज्यादा आसान है। तीसरा मेन रीजन था इनको सक्सेस मिलने का कि ये अपने किए हुए सारे कार्यों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसके एक एक के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते थे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के थ्रू। तो ये तीनों के तीनों मेन कारण थे। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। इन बातों को भी हम लोग नोट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेंडल ने स्टडी करने के लिए पी प्लांट्स में 7 कैरेक्टर्स को चुना। वह कैरेक्टर्स क्या क्या थे उन सभी को एक एक करके देखेंगे। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। पहला कैरेक्टर्स थे हमारे पास लेंथ ऑफ प्लांट यानी कि पादप की लंबाई, पौधे की लंबाई। पौधे के लंबाई में प्रभावी कौन होता है? लंबा। और रेसेसिव यानी कि अप्रभावी कौन सा है? ड्वार्फ यानी कि बौना। और ये गुणसूत्र नंबर कहां पर उपस्थित होता है? पायसम सेटबम में यानी कि गार्डन पी में गुणसूत्र नंबर 4 पर। दूसरा कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन यानी कि पुष्प की स्थिति। इसके लिए डोमिनेंट कैरेक्टर है एक्सियल यानी कि अक्षीय। और रेसेसिव में क्या बोले? टर्मिनल यानी कि शीर्षस्थ। यह भी गुणसूत्र नंबर 4 पर उपस्थित था। तीसरा मैंने बोला शेप ऑफ पोड यानी कि पोड फली की आकृति। फली की आकृति होती है इन्फ्लेटेड, फूली हुई, और कॉन्स्ट्रक्टेड संकुचित, गुणसूत्र नंबर 4। चौथा कैरेक्टर है हमारे पास कलर ऑफ पोड यानी कि फली का रंग। फली के रंग में प्रभावी होता है ग्रीन और अप्रभावी होता है येलो, जो गुणसूत्र नंबर 5 पर उपस्थित होता है। अगला है हमारे पास शेप ऑफ सीड। सीड की आकृति, सीड जो गोल होती है राउंड उसको बोलते हैं प्रभावी, और जो रिंकल है उसको क्या बोलते हैं? झुर्रीदार, और गुणसूत्र नंबर 7 पे। छठा है हमारे पास कलर ऑफ कोटाइलिडोन यानी कि सीड के ऊपर में जो पाई जाती है मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर, उसकी कलर कैसी होती है? उसकी कलर होती है येलो यानी कि पीला डोमिनेंट में, और रिसेसिव में ग्रीन यानी कि गुणसूत्र नंबर 1 पर। कलर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प का रंग। पुष्प के रंग के लिए जो प्रभावी कैरेक्टर होता है वो होता है वायलेट यानी कि बैगनी, और रेसेसिव जो होता है व्हाइट यानी कि उजला, गुणसूत्र नंबर 1 पर यह भी मिलती है। इन्हीं 7 कैरेक्टर्स के बारे में मेंडल्स ने अध्ययन किए, किसमें? अपने एक्सपेरिमेंट्स में। इसमें से हमें अब 2 बातें समझ में नहीं आती। पहली ये कि सर ने बताया कि भैया फ्लावर ऑफ पोजीशन में डोमिनेंट होता है एक्सियल और रेसेसिव होता है टर्मिनल। तो ये एक्सियल होता कहाँ है, टर्मिनल होता कहाँ है? इन चीजों को एक हम लोग प्लांट्स के पिक्चर के द्वारा देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और देखिए बच्चों, यहां पर कहां पर मिस्टेक्स होती है, कहां पर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में, जहां पर बार बार क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर है कलर ऑफ पोड और कलर ऑफ कोटाइलिडन यानी कि सीड में। इन दोनों में बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। यहां से ही बार बार नीट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी बार बार अगर मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो देखना कि बार बार क्वेश्चंस यहां से ही पूछे जाते हैं। तो जब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस वाले भाग को ही पढ़ना चाहिए और ज्यादा मात्रा में ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए यहां पर कंफ्यूजन होता क्यों है, गलती होता क्यों है? गलती इसलिए होता है क्योंकि आपस में सिमिलरिटी है। कुछ सिमिलरिटी क्या है कि कलर ऑफ पोड में यानी कि फली के रंग में प्रभावी जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, अप्रभावी कैसा होता है? पीला कलर का होता है। जबकि कलर ऑफ कोटाइलिडन में प्रभावी जो होता है वो पीला कलर का होता है। यहां देखिए दोनों तरफ
कलर ऑफ पोड यानी कि फली का रंग जो होता है वो ग्रीन होता है प्रभावी के लिए, और सीड का रंग जो होता है वो पीला होता है। किसके लिए? प्रभावी के लिए। यहां पर गलती होती है क्योंकि ग्रीन पीला, पीला ग्रीन, कंफ्यूजन होता है। तो हमें इस बातों का ही ध्यान रखना है। डोमिनेंट कैरेक्टर जो कलर ऑफ पोड के लिए कौन सा होता है? ग्रीन होता है, और कलर ऑफ कोटाइलिडन जो सीड के लिए पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? पीला पाई जाती है। यहां पर देखिए रिसेसिव में क्या है? कलर ऑफ पोड के लिए फली के रंग के लिए पीला रंग। कौन सा रंग? पीला रंग। और प्रभावी के लिए यहां पर पीला रंग किसके लिए होता है? ग्रीन के लिए होता है। क्योंकि आपस में मिलता जुलता है ग्रीन येलो, येलो ग्रीन, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर गलतियां हो जाती है। हमें इसी बात पर क्या करना है? ध्यान रखना है, ताकि आगे चलकर कोई गलतियां ना हो। अब देखिए हमें समझना क्या है? एक्सियल एंड टर्मिनल। इस बात का डिस्कशन अभी एक डायग्राम के थ्रू में करता हूं आपके सामने। एक मिनट बच्चों, एक और चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी आपसे कई बार कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये बातें तो बच्चों को बता दिया जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हमें याद रखनी होगी। कौन सा लक्षण किस गुणसूत्र पर पाया जाता है? अब मैंने लिख दिया 4 4 4 5 7 1 1। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया बताइए कि फ्लावर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लावर के लिए जो क्रोमोसोम है, जो जीन है, वो कहां पर प्रेजेंट होता है? वो जीन प्रेजेंट होता है गुणसूत्र नंबर 1 पर। अभी तुरंत अभी मैंने मिटा दिया है, देखिए आप देख रहे होंगे वीडियो में पहले ही। देखिए आपके सामने फ्लावर बनकर तैयार है। ये स्टेम है और ये वाला पार्ट जो है वो लीफ है। तो स्टेम और लीफ के बिटवीन जो ये जगह बन रही है, यहां पर जो फ्लावर पाए जाते हैं, ऐसे पोजीशंस, यहां पर जो फ्लावर उपस्थित होता है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्सियल फ्लावर। तो ये वाला जो बिटवीन स्पेस होता है इसे बोला जाता है एक्सियल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल। अब जब टिप पर फ्लावर हो, यहां से लीफ में हटा रहा हूं, अब जब सपोज डेट यहां पर फ्लावर लगा हुआ हो, तो ये फ्लावर, ये देखिए स्टेम का ऊपर वाला भाग है या नहीं, टर्म है या नहीं है, एपिक्स वाला पार्ट है या नहीं, सीड्स वाला। तो सीड्स पर जब फ्लावर प्रेजेंट होता है तो ऐसे पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल बोलते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस प्रकार के टेक्निक्स का यूज किया। तो उनके टेक्निक्स का नाम था इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस पार्ट्स को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। इमस्कुलेशन का अर्थ होता है कि स्टामेन्स को काट के हटा दिया जाना। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होने का अर्थ यह है कि उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, एस्टामेन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोनों प्रेजेंट है। तो जब एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होता है, यानी कि वो बाइसेक्सुअल हो गया, तो वो फ्लावर क्या होता है? आपस में भी फर्टिलाइज कर सकता है। जिस वजह से हमें क्या करनी होती है, एक प्लांट्स को हमें मेल मानना है, दूसरे फ्लावर को फीमेल मानना है, एक प्लांट्स को हमें मेल माननी है, एक प्लांट्स को हमें फीमेल माननी है। तो यकीनन जो मटर का पौधा बाइसेक्सुअल है, तो अगर मैं उसमें से स्टामेन्स काट के नहीं हटाता हूं, तो हो सकता है कि उस फ्लावर, उस प्लांट्स के फ्लावर आपस में फर्टिलाइजेशन कर ले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो, अलग अलग प्लांट्स के बीच में फ्यूजन हो, जिसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग हो। अगर एक ही फ्लावर में हो जाएगी, मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होगा, तो दिक्कत हो जाएगी।
तो इसके लिए जिसको फीमेल बनाना है उसमें से एस्टामेन काट के हटा दिया जाता है। जब एस्टामेन काट के हम लोग हटा दिए तो अब उस प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? फीमेल पार्ट। अब देखिए नहीं समझ में आया तो मैं आगे यहां पर डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। यह है बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है। अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है इसका अर्थ यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब हमें बनाना है एक को मेल और दूसरे को फीमेल। अब जिसे फीमेल बनाना है उसमें से एस्टामेन को सीजर के द्वारा काट करके अलग कर दिया जाता है। अब जब सीजर के द्वारा काट करके अलग कर दिए, मैचुरेशन आने से पहले ही, जब मैचुरेशन आने से पहले ही काट करके अलग कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब ये एस्टामेन से यहां पर फर्टिलाइजेशन होने की जो संभावना थी वो संभावना खत्म हो गई। लेकिन अभी एक और समस्या हमारे सामने बनी हुई है कि मैंने इसके साथ तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना खत्म कर दी, सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना को मैंने खत्म कर दिया। किसके थ्रू? इमस्कुलेशन के थ्रू, यानी कि एंड्रोसियम को काट के हटा दिया। लेकिन समस्या अभी यह बनी हुई है कि इसको काट के हटाने के बाद भी अगर जिसको मैं मेल माना हूं, जिस फ्लावर को मैं मेल माना हूं, कोई जरूरी है कि इसकी एस्टामेन ही यहां पर जो पॉलिनेशन हो? यह जरूरी नहीं है, क्योंकि खेतों में बड़े बड़े प्लॉट में हजारों की संख्या में फ्लावर रखे होते हैं, लगे होते हैं, मटर के पौधे लगे हुए होते हैं। तो किसका एस्टामेन निकल कर, यानी कि किसका पोलन ग्रेन निकल कर इस पिस्टिल पर आकर, गाइनोसियम पर आकर गिरेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हमें क्या करना है? अपने घर के लोगों से तो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दिए, अब हमें अपने बाहर के लोगों से भी सुरक्षा प्रदान करनी है। तो बाहर के जो फ्लावर है इसके लिए क्या करते हैं? इसको एक बोरी से ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बैगिंग, ताकि बाहर की भी समस्या खत्म हो जाए, बाहर के भी फ्लावर से फर्टिलाइजेशन ना हो। अब क्या किया जाता है कि जिसको मैंने मेल माना है उसके एस्टामेन्स पोलन ग्रेन को बाहर निकालते हैं ब्रश के थ्रू और इसके पिस्टिल पर लाके रखा जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रक्रिया का उपयोग मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। अगर हमारी आज की लेक्चर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए इसे आगे की तरफ भेजें।